भारत एक ऐसा देश जिसकी भूमि पर महान पराक्रमी और विद्वानों ने जन्म लिया। एक ऐसा देश जहां एक से बढ़कर एक सूरवीर योद्धाओं ने जन्म लिया, जो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, अपनी मातृभूमि के सम्मान के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। इसी भारत भूमि पर एक ऐसे बालक ने भी जन्म लिया जो आगे चलकर मगध का सम्राट बना। जी हाँ, यह बालक कौन था और यह कैसे मगध का सम्राट बना, इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, मैं हूं लेखराज और आप देख रहे हो लेखराज आर के शौक यूट्यूब चैनल। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। बात है आज से 2400 साल पुरानी, यानी कि 2400 साल पुरानी, जब भारत के मगध क्षेत्र में शिशुनाग वंश का शासन चल रहा था और इसी समय मगध की भूमि में एक बालक ने भी जन्म लिया और यह बालक आगे चलकर मगध का सम्राट बना। जी हाँ, यह बालक कौन है और यह कैसे मगध का सम्राट बना। और यह एक ऐसा बालक था जो कि न तो क्षत्रिय परिवार का था और न ही ब्राह्मण परिवार से था, यह एक शूद्र परिवार से था। आखिर ये बालक कौन था, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज न्यू हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। मगध, जो कि आज का आधुनिक बिहार है, यहाँ पर आज से 2400 साल पहले शिशुनाग वंश का शासन चल रहा था और इसी शिशुनाग वंश के अंतिम राजा महापद्मिन की हत्या करके व्यक्ति ने एक नए वंश का स्थापना किया। उस वंश का नाम था नंद वंश और उस व्यक्ति का नाम था महापद्मानंद। नंद वंश की स्थापना ईसा पूर्व 344 ईस्वी में किया गया था, जो लगभग 322 ईसा पूर्व तक चला था। आखिर ये महापद्मानंद कौन है? महापद्मानंद के बारे में दो थ्योरी चलती हैं। पहली थ्योरी के अनुसार इसे माना जाता है कि शिशुनाग वंश के अंतिम शासक महापद्मिन का अवैध संबंध एक दासी से था और यह दासी नाई जाति की थी। इसी कारण इस दासी से जो पुत्र पैदा हुआ वो भी शूद्र हुआ और उसको महापद्मानंद कहा गया, क्योंकि यह महापद्मिन का संतान था, अवैध संतान था। दूसरी थ्योरी के अनुसार शिशुनाग वंश के राजाओं के यहाँ जो नाई काम किया करते थे, उन्हीं का यह एक पुत्र था जिसका संबंध रानी के साथ प्रेम पूर्वक था और रानी इसके महापद्मानंद से आसक्त थी और इसी आसक्ति के कारण वह इसे सैनिक के रूप में कार्य करने के लिए राजा से कहकर नियुक्त करवा देती है और यह आगे चलकर सेनापति बन जाता है और फिर शिशुनाग वंश के अंतिम शासक महापद्मिन की हत्या कर देता है। दोनों थ्योरी के अनुसार यह सेनापति बनता है। इसके बाद जब इसकी सेना में वर्चस्व स्थापित हो जाता है, तब यह शिशुनाग वंश के अंतिम शासक महापद्मिन की हत्या कर देता है। इतिहासकारों ने इसे अलग अलग रूप में देखा है और बताया है। पुराणों में इसको छत्रांक, दूसरा परशुराम भी कहा गया है। यूनानी इतिहासकार इसे उग्रसेन के नाम से भी बुलाते हैं। महापद्मानंद को छत्रांक कहने के पीछे एक कारण है, क्योंकि जब यह सम्राट बना तो इसने आसपास के सभी क्षत्रियों को मार दिया, सभी क्षत्रिय राज्यों को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। आखिर कैसे ये इतना ताकतवर बना कि इसने समस्त क्षत्रिय राजाओं को हरा दिया और अपना इतना विशाल साम्राज्य बनाया, जो कि पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी से लेकर पश्चिम में सतलुज और ब्यास नदी तक जाता था, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में गोदावरी तुंगभद्रा नदी तक इसका साम्राज्य फैला हुआ था। जिन राज्यों को जीता था उनमें से हैं इक्ष्वाकु, पंचाल, कुरु, मैथिली और सूरसेन। ये प्रमुख राज्य थे जिनको उसने जीता था। के खारवेल के शिलालेख से यह प्रमाण मिलता है कि
यह कलिंग को भी जीत लिया था, एक बहुत बड़ी नहर का निर्माण कराया। कैसे ये इतना विशाल साम्राज्य स्थापित किया, इसके पास इतनी विशाल सेना कहां से आई, इसके बारे में हम जान लेते हैं। महापद्मानंद राजा बनने के बाद उसने एक काम किया, उसने सैन्य अभियान चलाया और आसपास के राज्यों को जिसको ये जीतता था उसको यह पूरी तरह से अपने राज्य में कर लेता था। जबकि इससे पहले के जो राजवंश थे जो अधीनता स्वीकार करवाते थे उससे मिलवाते नहीं थे, लेकिन यह पूरी तरह से विलीन कर लेता था अपने राज्यों में। इससे होता यह था कि उस राज्य की संपूर्ण संपत्ति पर इसका एक क्षत्रिय अधिकार हो जाता था और इसी तरह से यह केंद्रीय सत्ता की स्थापना करता था। और यह पहला राजवंश था नंद वंश जिसने केंद्रीय सत्ता की स्थापना की थी। इसने वाणिज्य के क्षेत्र में भी बहुत बड़े कार्य किए थे। इस सिक्कों से यह ज्ञात होता है कि इसके पश्चिमी के राज्य थे उनसे भी इसके अच्छे खासे व्यापारिक संबंध थे। महापद्मानंद एक महान प्रतापी और कुशल राज प्रबंधक था। वह सेना को 4 भागों में विभाजित कर चतुरंगी सेना बनाई थी, जिसमें पैदल, घुड़सवार, रथ और हाथी प्रमुख। इसने बहुत बड़ी सेना बनाई थी। यह सेना इतनी विशाल थी कि इससे सिकंदर के सैनिक भी कांपते थे और यही वजह था कि सिकंदर के सैनिक या सिकंदर भारत में आक्रमण नहीं किया, ये वह वापस चला गया था क्योंकि उस समय भारत पर नंदों का शासन चल रहा था। महापद्मानंद विद्वानों का सम्मान, ब्राह्मणों का सम्मान करना भी जानता था। इसकी पुष्टि इसी बात से होती है कि उसके जो अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि उसके बहुत अच्छे मित्र थे। अनेक विद्वान उसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। वह धर्म संसद एवं बुद्धिजीवियों की एक सभा बुलाता था जिसमें बौद्धिक विचारों की बातें होती थी। महापद्मानंद एक छोटे तबके से उठकर बड़े क्षेत्र का शासक बना था, लेकिन भाई घनानंद की अगर हम बात करें तो वह एक राजकुमार था। उसने ज्यादा तकलीफ नहीं देखी थी, उसने स्ट्रगल नहीं किया था। वह पूरी तरह से उसे बना बनाया एक सुसंगठित राज्य मिला था। इसी कारण वह भोग विलासी, उद्दंडी, घमंडी हो गया था और यही वजह है कि उसने विद्वानों को के बारे में उसका मत जो था वह यह मानता था कि विद्वान आते हैं, 2-4 ज्ञान की बातें करते हैं और राजा से धन लूट कर चले जाते हैं। उसकी यही सोच ने नंदवंश का पतन करवाया। उसने जब चाणक्य का अपमान किया तो चाणक्य ने नंदवंश का समूल नाश किया। सिर्फ घनानंद के बारे में बताया जाता है कि घनानंद एक दुष्ट, एक भोग विलासी राजा था, लेकिन भाई उसके अपोजिट आप देखें तो महापद्मानंद एक महान राजा था। ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहता था, धर्म का उसे ज्ञान था, सैनिक शक्ति का ज्ञान था, राजनीति का ज्ञान था। नंद जो थे वह जैन धर्म के अनुयायी थे, वह जैन धर्म को फॉलो करने वाले थे। नंदों के बारे में पुराणों में, जैन ग्रंथों में, बौद्ध ग्रंथों में एवं यूनानी इतिहासकारों के पुस्तकों में बहुत ही विस्तार से उल्लेख मिलता है। नंद वंश में 9 राजा हुए जिसे नवनंद के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन 2 ही सबसे ज्यादा फेमस हुए हैं। एक तो नंद वंश के संस्थापक महापद्मानंद और दूसरा घनानंद। जहां महापद्मानंद अपनी सूरवीरता, उच्च कोटि की राजनीति एवं कुशल प्रशासक के रूप में जाना जाता है, वहीं घनानंद भोग विलासी और विद्वानों का अपमान करना, ब्राह्मणों का अपमान करना और आलसी प्रवृत्ति का शासक के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, ये थी नंद वंश की जानकारी। उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। आपको अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज न्यू हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना